हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 24 दिसंबर 2025 की वेडनेसडे की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले। हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। और इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी हो या फिर पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, एसएससी, डिफेंस, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जितने भी मेजर कोर सब्जेक्ट होते हैं वो 5-6 ही रहते हैं, जिसमें पॉलिटी, आयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी भी इनके साथ एक मेजर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। तो इनसे रिलेटेड ही हमारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का सेशन। कल हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। कल क्वेश्चन क्या था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट हुआ था, ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 भारत में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या है? अब उन्होंने थीम पूछा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा बन जाते हैं एग्जाम में, यानी कि किसी का थीम पूछ लिया या फिर किसी के जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये चीजें पूछ ली। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। थीम क्या है? रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द हेल्थ एंड वेल बींग। तो ये आपको थीम जो है इसका याद रखना है। अब हमारी आज के फर्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया फाइनलाइजिंग फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी। तो भारत की जो आतंक विरोधी नीति है, वो पहली आतंक विरोधी जो नीति बनाई जा रही थी भारत की, अब उसको फाइनलाइज यानी कि उसको अंतिम रूप देने का जैसे कि निश्चय कर लिया गया है। अब उसको अंतिम रूप मिलने वाला है। तो यूनियन गवर्नमेंट की ये जो है फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी है, उसको जो ऐसा एक टेम्पलेट तैयार किया गया है सभी स्टेट्स के लिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो आतंकवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है भारत में, या फिर अगर हम कहीं भी देखें तो भारत सरकार की ये पहली बार व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति जो है वो तैयार हो रही है। और पूरे देश भर में आतंकवाद के खिलाफ कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, भूमिका, जवाबदेही, इसके साथ ही समन्वय को स्पष्ट रूप से तय किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो नीति है देशों के वर्तमान जो सुरक्षा खतरे हैं, लगातार हम देखते हैं सुरक्षा के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि सुरक्षा अब जो लोग हैं भारत में या फिर कहीं भी अगर हम देखें तो उसमें काफी कम सिक्योर फील करते हैं। इसी वजह से खतरे को ध्यान में रखते हुए ये नीतियां बनाई जा रही हैं। इसके अलावा घरेलू और सीमा पार आतंकवाद दोनों ही शामिल है, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें या किसी स्टेट की बात करें तो उसमें जो आतंक होता है, जैसे कि हम लगातार साउथ में या फिर हम जैसे एमपी जैसी जितनी भी जो स्टेट्स हैं उनमें हम देखते हैं कि जो नक्सलवादियों का विरोध वगैरह हो गया, या फिर और भी बहुत सारी अलग अलग जो संगठन होते हैं आतंकवाद के, तो उन सभी से निपटने के लिए ये ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है। अब देखिए आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है पॉलिसी। हमने सबसे पहले तो देखा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत को ऐसी नीतियों की जरूरत थी। तो भारत ने अब तक टेररिज्म जो भी टेररिस्ट है उनसे निपटने के लिए अलग अलग कानून, कार्यवाही जैसे अपनाया, जैसे कि यूएपीए एक कानून है, इसके अलावा एनआईए ये भी एक कानून है। जो सुरक्षा बल होते हैं उनका यूज किया है। लेकिन फिर भी ये जो एक समग्र नीति है कभी भी ऑफिशियली रूप से नहीं बनाएगी, पूरी एक पॉलिसी हो। तो ये एक राष्ट्रीय नीति से सुनिश्चित होगा कि जितने भी विभाग हैं भारत में या फिर एजेंसियां या फिर सरकार की जो रणनीति है उसको एक साझे ढांचे में काम किया जा सके। इसके अलावा इस नीति में क्या क्या शामिल करने की उम्मीद की जा रही है, तो हालांकि जो इसका अंतिम दस्तावेज है अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया गया इस पूरी पॉलिसी का, लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में आमतौर पर कुछ बातें हैं, जैसे कि आतंकवाद की परिभाषा, यानी कि आतंकवाद किसको माना जाएगा, आतंकवादी कृत्यों को रोकने और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा मानकर स्पष्ट तौर पर परिभाषित करना कि जो यानी कि आतंकवाद किनको माना जाएगा, कौन से लोग रहेंगे या कौन से संगठन रहेंगे, तो इसी तरह फिर उन पर प्रभावी रूप से कार्य किया जा सके। इसके अलावा रणनीति और लक्ष्य भी, जैसे कि कुछ उपाय, खुफिया साझेदारी, डाटा विश्लेषण करना, इसके अलावा घरेलू और सीमा पार यानी कि बॉर्डर पर जो टेररिज्म अटैक होते रहते हैं उस पर जितनी भी जवाबी कार्यवाही उनको भी शामिल किया गया इस पॉलिसी में। कूटनीतिक सहयोग की बात की गई। इसके अलावा कुछ एजेंसियों के बारे में भी यहाँ पर उनकी भूमिका भी बताई गई है, जैसे कि एनआईए एजेंसी है, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री है जो भारत की,
रक्षा एजेंसी है, आईबी जो होती है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर सीआईडी वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर स्टेट पुलिस की जो भूमिका रहती है, उन सभी को स्पष्ट किया जाएगा इस पॉलिसी में, ताकि वो भी कल को इसमें जो है अपना जो समन्वय कर सके। इसके अलावा आतंकवादियों के जो प्रयोजक है और जो वित्त पोषण है उस पर रोक लगाई जा सके। ठीक है, आंतरिक और बाहरी नेटवर्क और धन उकाई पर रोकथाम के उपाय, यानी कि अंदर का और बाहर का जो पूरा नेटवर्क है, और इसके अलावा जो धन का निकास होना एक जगह से दूसरी का, या फिर उनको जो फंडिंग मिलती है टेररिस्ट को, तो उनके बारे में भी यहाँ पूरी पॉलिसी में विशेष तौर पर बात की जा रही है। अब देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है। तो अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से क्या है, भारत में आतंकवादी हमले, सुरक्षा चुनौतियों को बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है, जिसमें दिल्ली के जो लाल किले पर अभी जो विस्फोट जैसे आतंक है ना, अभी जो हुए हैं, काफी अटैक होते रहते हैं। तो अभी जो रेड फोर्ट पर हुआ था टेररिस्ट का अटैक, तो ये सब ऐसी आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। इनसे सरकार ने अपनी जो सुरक्षा नीति या फिर जवाबी रणनीति है उसको और ज्यादा सशक्त बनाने की एक जरूरत महसूस की है, कि ऐसा है कि भारत के पास कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक नेतृत्व, जिसमें हम देखते हैं जो हमारा विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री है, वो पहले से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, यानी कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी आतंक के रूप में किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर हम इसका इंटरनेशनल इसका संदर्भ देखें तो भारत जो है कई देशों और आतंकवाद जो अंतरराष्ट्रीय मंच है, बड़े बड़े जो संगठन है, उस पर आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख अपनाने की हमेशा बात करता है। इसके अलावा नीतिगत स्पष्टता से जो भी राजनीतिक जो प्रयास होते हैं उनसे क्या होगा, मजबूती आएगी। अब देखिए भारत की जो पहली आतंकवाद विरोधी नीति है, इसके प्रमुख बिंदु हमने देख लिए कि आतंकवाद की जो परिभाषा उसको स्पष्ट किया गया इसमें। इसके अलावा जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण है, देश के अंदर या बॉर्डर पर जितने भी आतंकवाद है दोनों का ही समान सख्त रुख होना चाहिए, यानी कि दोनों की तरफ ही भारत जो है वो सख्त रुख अपनाएगा। ऐसा नहीं कि अगर इंडिया के अंदर कोई ऐसा यानी कि आतंकवादी समूह है तो उसको भारत कम सजा देगा या फिर बॉर्डर पर कम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी के लिए सेम पॉलिसी रहेगी। इसके अलावा जो आईबी, रॉ, एनआई, एटीएस जितने भी बल हैं, यानी कि हम जहां पर पुलिस प्रशासन की बात करें तो उन सभी की भूमिका को स्पष्ट कर दिया जाएगा। रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी, ताकि जो 26/11 जैसा जो हमले हुए थे आतंकवादी, वो फिर से ऐसे दोबारा गलती बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा यहाँ पर तकनीक का अधिक यूज किया जाएगा, यानी कि आज हम देखते हैं आज के समय पर एआई जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। एआई, इसके साथ ही बिग डेटा, फेस रिकॉग्निशन, ड्रोन, साइबर सर्विलेंस, ये सब कुछ इसमें जो है यूज करने की बात की जाएगी। इसमें आतंकियों की पहले पहचान या फिर पहले कार्रवाई करने जैसी नीतियां रहेंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलेगा, बाकी देशों के साथ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, किसी आतंकवाद संगठन के बारे में एक दूसरे को जानकारी देना या फिर उनको ट्रैक करने के लिए इंटरनेशनल जो हमारे पुलिस होती है या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो होती है उसका सहारा लेना। इसके अलावा नीति से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। अब देखिए कोई भी ऐसी पॉलिसी बना दी जाए तो इतना आसान नहीं है उसको लागू कर पाना या फिर उसके ऊपर पूरी तरह से कार्यान्वयन उसको करना, उस पर काम करना। इसमें सबसे पहला आएगा मानव अधिकार बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि सख्त कानून अगर बनाए जाते हैं तो इससे नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो सकता है। इसके अलावा दुरुपयोग के भी आरोप लगाए जाते हैं कि ऐसी पॉलिसी के बहुत सारे दुरुपयोग किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर संगठन को टारगेट करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को यानी कि उनसे मतलब बदला लेने के लिए या कुछ इसी तरह से। उसके अलावा राज्य और केंद्र के बीच जो समन्वय उनकी, यानी कि अब देखिए पुलिस जो है वो राज्य का एक विषय है। अब जो स्टेट है, अगर स्टेट ही कहते कि हम इस पर मतलब इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे या हमारे पास कुछ ऐसी फंडिंग नहीं है या कुछ भी है, तो सभी राज्यों का सहयोग होना जरूरी है, वरना जो नीति होती है वो सिर्फ कागजों तक की सीमित रह जाएगी। यानी कि इसमें सभी राज्यों को एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आतंकवाद की जो लगातार प्रकृति वो बदलती जा रही है। अब आतंकी हमले बंदूक या बम से नहीं होते हैं जो पहले होते थे। अब क्या है, साइबर टेरर, लोन वुल्फ अटैक होते हैं, ड्रोन अटैक जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो नीतियां हैं यूज की जाती हैं अटैक करने के लिए।
तो नीति को लचीला अडेप्टेबल बनाना जरूरी रहेगा। इसके अलावा सीमा पार आतंकवाद, यानी कि पड़ोसी देशों में जो आतंकवाद लगातार फैलता जा रहा है, अगर हम ऐसा लगातार ही पड़ोसी देशों में हम आतंकी समूहों पर, संगठनों पर अगर हम अटैक करते रहे, तो इससे हमारी जो भारत की विदेश नीति है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। मतलब भारत की जो पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी लगातार फिर बढ़ती रह सकती है। इसके अलावा कुछ फेक न्यूज, नफरत और जो कट्टरपंथी यानी कि कट्टरपंथ जैसे कि न्यूज मैसेजेस वगैरह देते रहते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। यानी कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो उस पर कंट्रोल करके ही इन नीतियों को अच्छे से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा भारत की ये जो पहली आतंकवाद विरोधी नीति है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को संस्थागत रूप देगी, अलग अलग कानून एजेंसियों को भी एक दिशा देगी। लेकिन इसकी जो सफलता है वो किस पर डिपेंड करती है कि इसका जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से हो, पारदर्शिता होनी चाहिए, नागरिक अधिकारों के सम्मान पर इसको लागू किया जाए। तो इसी तरह ये पॉलिसी की बात की जा रही है यहाँ पर, फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी। अब चलते हैं हमारी सेकंड न्यूज की तरफ। सेकंड न्यूज क्या आ रही है? इंडिया बिकम सैमसोनाइट्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस, यानी कि भारत जो है वो सैमसोनाइट का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन चुका है। तो ये न्यूज सामने आ रही है। सैमसोनाइट इंडिया ने अपने नासिक यानी कि महाराष्ट्र जो वहां पर एक प्लांट है उस पे उसकी जो उत्पादन क्षमता है विशाल स्तर पर बढ़ा दी, यानी कि अब इसकी जो प्रोडक्शन की जो क्षमता रहेगी, एफिशिएंसी, वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। ये पहले ये फैक्ट्री महीने में करीब 2.2 लाख से लेकर यानी कि अब जो है 4.3 लाख पीसेस है पर मंथ बनाएगी। लेकिन अब इसे लगभग 7 लाख यूनिट जो है हर महीने तक बढ़ा दिया गया है। पहले सिर्फ 2-2.5 से 4-4.5 लाख तक पीस बनाती थी, लेकिन अब जो है 7 लाख कर दी गए। यही वजह है कि जो सैमसोनाइट है समूह का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बन चुका है, जिससे कंपनी की जो हंगरी, बेल्जियम जैसी जो फैक्ट्रियां हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया गया। अब महत्वपूर्ण क्यों? सबसे पहले तो पूरे विश्व के स्तर पर जो इसकी क्षमता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में बने जो सैमसोनाइट, अमेरिकन टूरिस्टर और इसके साथ ही कमिलियन ब्रांड के बैग्स की संख्या जो है अब पूरे विश्व के स्तर पर अधिक संख्या। इसके अलावा निर्यात, घरेलू मांग दोनों के लिए मजबूत तैयारियां की जा रही हैं। अगर मान लीजिए क्षमता ये बढ़ चुकी है, कंपनी न सिर्फ भारत की डिमांड को पूरा करेगी बल्कि पूरी दुनिया भर की जितनी भी निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मेक इन इंडिया का प्रभाव है इस विस्तार में, जो मतलब कि भारत की जो विनिर्माण क्षमता है, कामगारों की उपलब्धता, निवेश का माहौल जो है यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा इन्वायरमेंट बन चुका है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये देश की विनिर्माण शक्ति के लिए सकारात्मक संकेत है। अब देखिए, अब जो सैमसोनाइट है, सबसे पहले देख लेते हैं सैमसोनाइट आखिर है क्या। तो अब देखिए, ये जो सैमसोनाइट है एक तरह से एक पूरे विश्व की प्रसिद्ध लगेज यानी कि बैग, सूट के बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। सैमसोनाइट क्या करती है? बहुत बड़े बड़े बैग्स बनाती है, पर्स होते हैं, जो ट्रॉली बैग होते हैं, बैकपैक होते हैं, लैपटॉप बैग, ट्रैवल एक्सेसरीज, ये सब कुछ यानी कि जितना भी लगेज का सामान होता है वो सब यानी कि सैमसोनाइट के द्वारा बनाया जाता है। तो सैमसोनाइट जो है इसको 1910 में स्थापित किया गया था, 1910 में। इसके जो संस्थापक थे वो थे जेसी श्वेटर। इसका जो हेड ऑफिस अगर हम देखें, इनका जो मुख्य ऑफिस कहाँ पर है? हांगकांग में है। और करीब 100+ देशों में जो है ये सैमसोनाइट कंपनी जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा इसके आगे ब्रांड्स भी आते हैं, सैमसोनाइट, अमेरिकन टूरिस्टर, कमिलियन, ट्यूमी, यानी कि प्रीमियम सेगमेंट है ये, ट्यूमी जो है TUMI। तो ऐसे अलग अलग ब्रांड्स जो है इसके अधीन बनाए जाते हैं इसी कंपनी के। तो भारत जो है भारत में 30 से ज्यादा वर्षों से ये सैमसोनाइट कंपनी जो है काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो महाराष्ट्र नासिक में स्थापित किया गया था, और अब जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बन चुका है। तो इसी तरह ये एक बहुत बड़ी कंपनी। अब देखिए, इस कंपनी का जो भारत में यानी कि उत्पादन अभी इतने लेवल पर बढ़ा दिया गया है, तो अब इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको मजबूती मिलने वाली है। सैमसोनाइट जैसी जो पूरे विश्व का ब्रांड है उसको भारत को सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बनाना, ये दिखाता है कि भारत अब लो कॉस्ट नहीं है, यानी कि
लो कॉस्ट नहीं रहा बल्कि हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनता जा रहा है। तो इससे जो भारत की जो जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो अब जो जीडीपी है हमारी उस बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा मेक इन इंडिया को पूरे विश्व की पहचान मिल जाएगी। भारत में जो बैग्स बनाए जाएंगे अब दुनिया के बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पर जो इसका प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया गया। इसी तरह भारत के जो इससे क्या होगा, जब भारत दूसरे देशों को अपने बैग्स एक्सपोर्ट करेगा उससे जो विदेशी मुद्रा है, फॉरेन एक्सचेंज वो बढ़ेगा। आयात पर हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी, यानी कि भारत की जितनी भी डिमांड है बैग्स को लेकर, लगेज को लेकर, वो भारत खुद पूरी कर सकता है। इसके अलावा भारत को चीन का विकल्प, यानी कि विश्व की जो कंपनियां चीन के बजाय अब भारत को भी चुन सकती हैं। सैमसोनाइट का ये फैसला भारत की स्थिर नीति, सस्ता श्रम, यानी कि यहाँ पर जो लेबर है वो काफी ज्यादा सस्ती होती है भारत में, बेहतर सप्लाई चेन पर एक तरह से संकेत दिखाई देता है। इसके अलावा रोजगार पर भी असर पड़ेगा। लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिल सकता है। हजारों नई फैक्ट्री में वर्कर्स रखे जाएंगे, क्योंकि अब बड़े लेवल पर उत्पादन करना है तो बहुत सारे वर्कर्स की भी जरूरत रहेगी। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी, जिसमें जो है ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, कच्चा माल, वेयर हाउस, ये सब और कुछ छोटे सप्लायर्स होते हैं, एमएसएमई कंपनियों को भी फायदा रहने वाला है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट होगा, जो अब इसमें जो आधुनिक मशीन्स का यूज करना, ऑटोमेशन से क्या होगा, भारत की जो वर्क फोर्स है उसको नई टेक्निक मिलेगी, यानी कि नई नई टेक्निक की जो है वो खोज की जा सकेगी। भारत में भविष्य की जो इंडस्ट्री है उसके लिए तैयार मानव संसाधन तैयार किया जाएगा। तो इसी तरह भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल प्रोडक्शन हब जो है वो लगातार बनता जा रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज आखिर क्या है, जापान क्लियर्स लास्ट मेजर हर्डल टू रीस्टार्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन निगाटा। यानी कि अब देखिए पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो है निगाटा में बनाने का जो जापान को अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग जो बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, उसमें जो आखिरी बाधा थी उसको जापान ने पूरा मैंने पार कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है काशिवाजाकी कारिवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से ये जो न्यूज है यानी कि जुड़ी हुई है। जापान के जो निगाटा प्रांत में स्थित है ये ऊर्जा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा का ये प्लांट माना जाता है। जापान ने इसी प्लांट को फिर से चलाने के लिए अंतिम जो बाधा आ रही थी उसको पार कर लिया। आखिर हुआ क्या देखते हैं। तो निगाटा प्रांत जो है जापान का, उसके गवर्नर या फिर राज्यपाल की बात करें तो उन्होंने ऑफिशियली रूप से इसको मंजूरी दे दी है, ये जो प्लांट बनाया जा रहा है इसको। और काशियावाजाकी कारिवा के 2 रिएक्टर जो है 6 नंबर का और 7 नंबर के ये जो परमाणु रिएक्टर हैं फिर से चालू किए जा रहे हैं। और इससे संयंत्र यानी कि ये पूरा जो प्लांट है न्यूक्लियर प्लांट, इससे संचालन की दिशा में एक बहुत बड़ी राजनीतिक स्थानीय बाधा जो है वो हट चुकी है। आखिर ये खास क्यों है, ये पूरा जो प्लांट है न्यूक्लियर प्लांट, तो दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट में से एक है और जापान के ऊर्जा सिस्टम में सबसे बड़ा योगदान देने की क्षमता इसी प्लांट के निगाटा प्लांट की। बंद क्यों हुआ था ये मार्च 2011 में, ये जो उस समय पर फुकुशिमा परमाणु संकट था, उसके बाद जापान ने अपने जो परमाणु रिएक्टर थे न्यूक्लियर रिएक्टर उसको बंद कर दिया था और उनमें कड़ी सुरक्षा जांच और बड़े बड़े मतलब काफी ज्यादा सख्त नियम लागू किए गए थे। काशियावाजाकी कारिवा भी तब से लंबे समय तक क्या था, बंद पड़ा था। अब इसमें आगे क्या होगा, अब देखिए इसको मंजूरी मिल चुकी है। ऑपरेटर कंपनी जो है टेप्को वो जल्दी ही इसकी जो सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि अब इसको मंजूरी मिली तो इसको किसी भी तरीके से यूज किया जाए। अब इसके लिए अलग अलग कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगर ऐसा सुरक्षा निरीक्षण के लिए मंजूर हो जाती है ये आवेदन इनका, तो रिएक्टर जो है उनको जनवरी 2026 में ही चालू कर दिया जाएगा। अब देखिए जापान को ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए या फिर विवादित है लेकिन कार्बन निर्माण करने वाली जो ऊर्जा स्रोत है उसके रूप में काम करने के लिए ये जो है इस पूरे प्लांट की जरूरत थी, यानी कि इसको चालू करना तो जापान की जो है अपनी ऊर्जा जरूरत पूरी होगी, इसके साथ हो सकता है वो कल को जो है एक्सपोर्ट भी कर दे ऊर्जा को ऐसे, है ना, या फिर अपने जो
जो भी इसमें न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर प्लांट में जितनी भी उनको नीड रहती है वो अलग अलग जगह पर अपना जो है इन्वेस्ट भी कर सकता है बाकी कंट्रीज में। इसके अलावा कुछ वहां पर लोग जो है अभी इसी चीज को लेकर काफी खतरे में है, यानी कि खतरा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर जैसे जो पहले फुकुशिमा जो हुआ था वहां पर परमाणु की जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, जैसे कि वहां पर परमाणु विस्फोट हो गया था, एक तरह से लोगों को अभी भी मन में डर बना हुआ है कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। इसके अलावा अब देखिए अगर फिर से ये शुरू होता है प्लांट तो इसको फायदे क्या रहेंगे। तो जो अभी जापान में ऊर्जा संकट बना हुआ है उससे राहत मिलेगी, यानी कि जापान जो है अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, गैस तेल कोयले से भी पूरा करता है। अगर ये चालू होता तो इसमें जो घरेलू बिजली उत्पादन है वो बढ़ जाएगा और जो आयात पर निर्भरता है वो कम होगी। इसके अलावा बिजली सस्ती हो जाएगी, क्योंकि अपने एरिया में जब कोई भी चीज मतलब उसका जो प्रोडक्शन किया जाता है तो वो थोड़ा सस्ता रहता है। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी रहेगी, CO2 उत्सर्जन जो है परमाणु ऊर्जा से नहीं होता। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा मजबूत रहेगी। वैश्विक संकट जिसमें जो है यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव के समय ईंधन सप्लाई जो है वो बाधित हो जाएगी, यानी कि ईंधन की सप्लाई जो है वो इससे एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसके अलावा घरेलू परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा की आत्मनिर्भरता है जो वो लगातार बढ़ जाएगी। दुनिया को इससे क्या संकेत मिलता है कि जो जापान है अब फिर से जो है परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि अब जो है अगर हम बात करें ना पूरे वर्ल्ड में तो अब फिर से एक तरह से परमाणु युग आ चुका है। तो और परमाणु में जब ऐसी अलग अलग जो कंट्रीज है परमाणु का उत्पादन करना शुरू कर देती हैं तो हर किसी देश को ये होता है कि कहीं कल को परमाणु बॉम्ब बनाकर वो मतलब कि परमाणु बॉम्ब बनाकर यानी कि हम पर कोई विस्फोट ना कर दे, कोई हम पर अटैक ना कर दे। तो इसी तरह जापान फिर से परमाणु की तरफ लौटता नजर आ रहा है, तो इससे काफी ज्यादा देश प्रभावित भी हो सकते हैं। इसके अलावा नुकसान या फिर चिंता क्या रहेंगी इसकी, फुकुशिमा की जो डरावनी याद है वो फिर से ताजा हो जाएगी, 2011 की ये जो घटना थी। इसके अलावा भूकंप सुनामी का भी खतरा रहेगा, क्योंकि जापान जो है ना एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि उसमें ज्यादा यानी कि प्लेट्स पर ये एस्टेब्लिश है पूरी ये कंट्री, और इसमें लगातार भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आती रहती है। तो इसी तरह टेप्को पर भरोसे की कमी, यानी कि जो कंपनी है फुकुशिमा संयंत्र भी चला रही है, लोग मानते हैं कि कंपनी ने पहले लापरवाही की थी। ये जो कंपनी है ना टेप्को, इसी ने ही फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र था, प्लांट था, ये चला रही थी। अब फिर से लोगों को इस कंपनी पर जो भरोसा है वो खत्म हो चुका है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेस्ट जो है अब उसको भी एक तरह से निपटान करने की समस्या बहुत बड़ी रह जाएगी और इसका जो असर होगा वो काफी हजारों सालों तक रह सकता है। इसके अलावा कई जो स्थानीय लोग संगठन है अब पूरी तरह से इस चीज से सहमत नहीं है। राजनीतिक सामाजिक तनाव लगातार जो है वो बढ़ रहा है। तो जापान के लिए फैसला आर्थिक और जो ऊर्जा सुरक्षा उसके लिहाज से जरूरी है, लेकिन सुरक्षा, पारदर्शिता, जनता का भरोसा सबसे बड़ी चुनौती बना। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें US जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं तो उनके द्वारा भी इस चीज को लेकर थोड़ा विरोध किया जा रहा है। अब देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है कि इंडिया प्लेजेस $450 million टू एड श्रीलंका रिकवरी, यानी कि श्रीलंका की रिकवरी के लिए भारत ने $450 मिलियन का पैकेज तैयार किया है, तो ये वादा किया है। इसके अलावा ये जो सहायता क्यों दी जा रही है, लगातार जो दितवाहा साइक्लोन आया था श्रीलंका में, उसके चलते जो श्रीलंका की तबाही हुई उसको फिर से रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये पैकेज दिया जा रहा है। ये घोषणा तब की गई जब भारत के विदेश मंत्री जो डॉक्टर S जयशंकर श्रीलंका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विशेष दूत के रूप में 2 दिन के दौरे पर श्रीलंका में गए थे, तो उसी समय में ये जो अनाउंसमेंट की जाती है। किस लिए सहायता की जरूरत क्यों है, अभी चक्रवात आया, वहां पर जो जनधन काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ, बहुत सारी मौतें हुई। इसके अलावा बुनियादी ढांचा, मकानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ये जो प्राकृतिक आपदा उस समय आती है जब श्रीलंका पहले अपनी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, यानी कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से चल रहा है, ऊपर से ये जो दितवाहा साइक्लोन आया उसके कारण जो है श्रीलंका की कंडीशन और भी बुरी हो चुकी है। इसके अलावा सहायता पैकेज में क्या कुछ शामिल रहेगा, $350 मिलियन जो है वो कंसेशनल क्रेडिट लाइन्स होंगी, यानी कि कम ब्याज दर पर उधार दिया गया।
इसके अलावा $100 मिलियन जो रहेंगे वो डायरेक्ट ग्रांट यानी कि बिना लौटाने की शर्त, यानी कि जो 100 मिलियन है वो ऐसे दिए जा रहे हैं कि वो श्रीलंका हमें कभी नहीं लौटाएगा, इसके अलावा मतलब उसको नहीं लौटाने पड़ेंगे। इसके अलावा $350 मिलियन जो है वो कम ब्याज पर जो श्रीलंका धीरे धीरे भारत को वापस कर देगा। इसमें जो है खर्च ये कहाँ पर होंगे, वहां पर सड़क, रेलवे, पुलों का निर्माण करना, फिर से जो भी नष्ट हुई, जितनी भी इमारतें नष्ट हुई उन सभी को निर्माण करना, जो भी यानी कि एक तरह से देखा जाए पूरा पूरा मतलब कि उनको फिर से, श्रीलंका को फिर से निर्माण करने की दिशा में है। ठीक है, इसके अलावा अब इसका जो है असर क्या रहेगा, यानी कि रणनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक, राजनीतिक, तो इसमें जो आपदा से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हुआ है उसको फिर से बनाया जाएगा। अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी, पर्यटन, निवेश दोबारा बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके अलावा IMF जो प्रोग्राम है उसको लागू करने में सपोर्ट मिलेगी इस फंडिंग से। इसके अलावा भारत को क्या फायदा रहेगा, रणनीतिक लाभ अगर हम देखें तो भारत ने यह दिखाया कि संकट के समय जो है भारत अपने मतलब पड़ोसी देशों के साथ भरोसेमंद देश के रूप में, यानी कि भरोसेमंद दोस्त के रूप में खड़ा हुआ है। इसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को और मजबूत किया जा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में जो भारत की भूमिका है वो और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही। इसके अलावा चीन पर प्रभाव का जो है, चीन पर प्रभाव क्या हो गया, श्रीलंका पहले ही जो चीनी कर्ज जाल यानी कि डेट ट्रैप से लगातार जूझ रहा है और भारत की जो मदद है चीन पर निर्भरता को कम करेगी। यानी कि अगर श्रीलंका जो है वो चीन से फिर से कोई ऐसा डेट लेता है या फिर अगर फिर से ऐसी कोई हेल्प लेता है तो श्रीलंका जो है वो फिर चीन के प्रभाव के नीचे आ जाएगा। इसके अलावा भू राजनीतिक संतुलन बनता है इससे। भारत श्रीलंका के संबंध जो है अब इसमें कैसे रहेंगे, यानी कि अगर हम बात करें इन दोनों की दोस्ती की, तो भारत की ये जो सहायता है ये पड़ोसी पहले और महासागर नीति के बिल्कुल अनुरूप है। यानी कि संकट के समय तत्काल सहायता देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना इसमें शामिल है। श्रीलंका जो नेता है उन्होंने भी भारत के इस कदम की काफी ज्यादा सराहना की है और कहते हैं कि यह देश, दोनों देशों की गहरी भावनात्मक कूटनीतिक साझेदारी जो है उसको दर्शाता है। तो इसी तरह भारत जो है अब श्रीलंका की तरफ फिर से अपना रुख जो है वो मतलब करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि श्रीलंका को हेल्प दिए ताकि वो फिर से अपने मतलब कंट्री को फिर से रिकवरी कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा ये आज की लास्ट न्यूज है, ये है हमारा एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में क्या है, पाकिस्तान इज बैक इन वेस्ट एशिया गुड ग्रेसेस, यानी कि जो पाकिस्तान है वो एक बार फिर से पश्चिम एशिया की नजरों में अपनी जगह बना चुका है। पाकिस्तान की बात यहाँ पर हो रही कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो लगातार मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है उनकी एक तरह से फेवरेट कंट्री बनता जा रहा है। तो पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अपेक्षाकृत हाशिए पर रहा, यानी कि इसको एक मार्जिन पर रखा गया। लेकिन अभी हाल ही के जो घटनाक्रम हुए, यानी कि पाकिस्तान फिर से पश्चिम एशिया की रणनीति गणनाओं में जगह बना रहा है। इसके पीछे राजनीतिक, सैन्य और भू राजनीतिक कारण है। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो पश्चिम एशिया में भू राजनीति लगातार बदलती जा रही है, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे जो इसराइल गाजा युद्ध है, ईरान इसराइल तनाव है, यमन संकट जो है उसने पूरे देश यानी कि पूरे क्षेत्र को, जितना भी मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र है उसको क्या है अस्थिर कर दिया है। इसके अलावा ऐसे में जो मुस्लिम देश है उनको एक ऐसे देश की जरूरत है जो सैन्य रूप से सक्षम हो लेकिन सीधे किसी बड़े टकराव में ना उलझा हो। इसके अलावा पाकिस्तान एक बड़ी परमाणु शक्ति है, यानी कि पाकिस्तान के पास भी जो है परमाणु हथियार है, एक बड़ी सेना वाला देश होने के कारण इसको विकल्प बनाता है मिडिल ईस्ट के लिए, यानी कि ये एक विकल्प का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हम अगर इसकी बात करें एडिटोरियल में, तो जो अमेरिका के स्कॉलर है लेट स्टीफन पी कोहेन, उनके द्वारा क्या कहना है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक्सर राजनीतिक सफलता इसलिए हासिल करता है क्योंकि वह दुनिया के बातचीत करते समय अपने सिर पर बंदूक रख लेता है। यानी कि अगर मान लीजिए उसने किसी पर भी कोई बातचीत करनी तो वो अपने सर पर ही बंदूक तान लेता है, तो इसी वजह से वो थोड़ा फेवरेबल बनता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो आसिम मुनीर है उसको अभी शक्तिशाली, यानी कि उसको एक बहुत बड़ी पावर दे दी गई है, तो उनकी जो सत्ता पर पकड़ है ऐसे समय में मजबूत हुई है जब इस्लामाबाद की जो भू राजनीतिक सफलता है
किसी सुनियोजित योजना के तहत नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक उथल पुथल के कारण उसको ये पावर मिली है। इसके अलावा जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके द्वारा जो भी फील्ड मार्शल है ये आसिम मुनीर, उनको ये कहा जाता है कि मेरा पसंदीदा ये फील्ड मार्शल है। इसके अलावा थिमेल द्वारा उन्हें दिए गए स्वघोषित सैन्य सम्मान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने में ट्रंप भूमिका अपनी बताते हैं, सबसे ज्यादा हर बार कहते हैं कि उनकी भूमिका है, इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आसिम मुनीर ने जो है नामांकित किया है। तो इसी तरह ये ट्रंप का भी एक तरह से फेवरेट बन रहा है। इसके अलावा भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा है कि हमारी अधिकांश समस्याएं जो है वो पाकिस्तानी सेना से उत्पन्न होती हैं। अब देखिए एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, आपने देखा ही होगा कि सऊदी अरेबिया के साथ एक समझौता उनका हुआ है सितंबर में 2025 में। तो उनके बीच हस्ताक्षरित एक ऐसा समझौता हुआ SMDA द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की अगर किसी एक कंट्री पर अटैक किया जाता है किसी और देश के द्वारा तो दोनों देशों पर ही अटैक समझा जाएगा, यानी कि दोनों देशों के बीच इतनी ज्यादा एक तरह से गहरी दोस्ती दिखाई पड़ती है यहाँ पर। इसके अलावा गाजा युद्ध अभी 2023 से लेकर अभी तक फिर से चला हुआ है, यानी कि जारी है अभी तक। इसके जो व्यापक प्रभाव पूरे क्षेत्र में इजराइल के जो सैन्य अभियान किए जा रहे हैं उससे, जिसमें जो हूथियों के खिलाफ यमन से लेकर ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उसको भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा अमेरिकियों के साथ मिलकर, यानी कि इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर जो है उन पर हमले करता है। और इसके अलावा अरब शक्तियों की जो क्षेत्रीय सुरक्षा उसकी दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर मतलब अलग अलग जो क्राइसिस चल रहा है, ईरान और सऊदी अरब के बीच जो संतुलन है, पाकिस्तान का जो ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ ही संबंध है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो चीन की जो मध्यस्थता है उससे सऊदी ईरान समझौता अभी जो हुआ है ये यानी कि चीन की मध्यस्थता के कारण हुआ है। पाकिस्तान के सेतु के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि ब्रिज स्टेट बनता जा रहा है। इस्लामाबाद खुद एक मध्यस्थ है और स्थिरता समर्थक देश के रूप में पेश कर रहा है। इसके अलावा सैन्य सहयोग, रक्षा कूटनीति, जिसमें हम देखते हैं सऊदी अरब, कतर, UAE में पाकिस्तानी सैन्य प्रशिक्षक जो है वो पहले से ही वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान की सेना को कम लागत, अनुभव और राजनीतिक रूप से सेफ माना जाता है। पश्चिम एशिया जो मिडिल ईस्ट है उसके बहुत सारे देश हैं आंतरिक सुरक्षा में पाकिस्तानी का सहयोग चाहते हैं। इसके अलावा आर्थिक मजबूरियां और प्रवासी धन क्या है। पाकिस्तान की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें संकट की, तो अभी जो अर्थव्यवस्था है उस पर गहरा संकट छाया हुआ है। पश्चिम एशिया में जो काम करने वाले पाकिस्तान प्रवासी हैं उनकी जो है एक तरह से लाइफ लाइन की तरह काम करती हैं, यानी कि अगर वो ना हो तो हो सकता है पाकिस्तान जो है वो और ज्यादा यानी कि खतरे में उसकी जो अर्थव्यवस्था आ जाए। इसके अलावा अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा का असर भी दिखता है यहाँ पर। तो अमेरिका जो है मिडल ईस्ट में अपनी सीधी भूमिका पर मतलब सीधी भूमिका वो कम कर रहा है। चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो चीन का प्रमुख सहयोगी है। इधर जो USA है वो भी पाकिस्तान को फुली सपोर्ट करता है, यानी कि डायरेक्टली उसको मतलब कि हेल्प करता है। इससे क्या होगा, पाकिस्तान की जो रणनीतिक उपयोगिता वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इस आगे का जो रास्ता क्या इसमें दिखाई पड़ता है, आगे का रास्ता तो 2025 की बात करें तो पाकिस्तान हैज फाउंड इट्स वे बैक टू इनटू वेस्ट एशिया's गुड ग्रेसेस एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैज बीन pivotal to its design by the way of taking advantage of prevailing geopolitics headwinds to merit his country's importance in backing a revised security architecture for Arab powers। यानी कि 2025 में जो पाकिस्तानी ने अपने वापसी का एक रास्ता खोजा है, पश्चिम एशिया की जो सद्भावना मिलती उसको, जो आसिम मुनीर है उन्होंने इसमें काफी भूमिका निभाई है। मौजूदा जितनी भी भू राजनीतिक अनुकूल परिस्थितियां उनका लाभ उठाया है और अपने देश के महत्व को साबित किया। इसके अलावा फील्ड के लिए कोई बड़ी रणनीति जो काम नहीं कर रही है। फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है उन्होंने घोर सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि पूरी तरह से अगर हम देखें तो उनके हाथ में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अब पूरी पावर जो है वो आसिम मुनीर के हाथों में आ चुकी है।
पाकिस्तान के जो मूल आर्थिक और राजनीतिक संकट अभी भी बरकरार है, यानी कि अगर हम चुनौतियों की बात करें तो इसमें अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। जैसे कि ये एक तरह से आतंकवाद की छवि के रूप में काम करता है, यानी कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा भारत के साथ जो है उसके तनाव बने रहते हैं। अफगानिस्तान एक फैक्टर की तरह काम करता है उसके लिए। लेकिन इसके बावजूद जो है वर्तमान में अभी उसको जो रणनीतिक जीत मिल रही, यानी कि हर तरफ से उसको सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि वो सपोर्ट जो है चाइना, यूएस, उसके द्वारा सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें जो पाकिस्तान है वो अपनी मुस्लिम कंट्रीज में अपनी प्रभाव को बढ़ा रहा है, अपनी स्थिति को और मजबूत करता नजर आ रहा है। तो फिलहाल पश्चिम एशिया जो सुरक्षा, उसकी कई नई जितनी भी डिमांड है उसके लिए पाकिस्तानी सेना को जो व्यवहारिक रूप से उसका लाभ उठाया जा रहा है। लेकिन वैचारिक रूप से अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, यानी कि ये बहुत बड़ी समस्या है अगर हम इंटरनेशनली देखें तो इसी तरह जो पाकिस्तान है उसने फिर से मिडिल ईस्ट में अपनी जो नजर, यानी कि अपनी जो वहां पर स्थिति देखे उसको और ज्यादा गहरा कर लिया है। तो अब ये हमारी आज की न्यूज इतनी थी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अ फ्लैगशिप वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट इन विच ईयर, यानी कि कौन से साल में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2005, 2003, 2010 एंड 2013। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसका सही ऑप्शन बताना होगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए ये हमारा सेशन इतना ही था। तो मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।